नमस्कार सभी व्यूवर्स का। इस वीडियो में मैं आरती गुप्ता पीसीएस ऑफिसर स्वागत करती हूँ। दोस्तों आज हम बात करेंगे यूपी पीसीएस मेंस 2024 के फॉर्म से रिलेटेड कुछ फ्रिक्वेंट क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेरीज हैं, कुछ डाउट्स हैं, उनको लेकर बात करेंगे। जैसा कि जिन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन यूपी पीसीएस 2024 के प्रीलिम्स में हो गया है, उनको मेंस का एक डिटेल्ड फॉर्म भरना है, जिसे डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म या डैफ बोलते हैं। इसकी लास्ट डेट 24 मार्च है। 24 मार्च का इंतज़ार मत करिए। मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने लगभग फॉर्म भर दिया होगा। अगर किसी ने नहीं भरा है तो तुरंत एक भी मिनट गवाए बिना वो फॉर्म भर दीजिए। फॉर्म बहुत डिटेल उसमें जानकारी देनी है, तो कोशिश करें कि किसी अच्छे साइबर कैफ़े से जाके फॉर्म भरें, और कैंडिडेट जो है जिसका फॉर्म है वो स्वयं जाए। आपके फैमिली से कोई जा रहा है तो आप भी उसके साथ स्वयं जाइए, डॉक्यूमेंट सब लेकर, क्योंकि अगर कुछ भी गलती होती है तो कैंडिडेट को पता होता है कि यहाँ पर क्या करेक्शन कराना है, और फिर अनावश्यक परेशानी नहीं होती। पहले तो ये। दूसरा जो है, आपको जो नाम भरना है, बहुत सारी ऐसी मैरिड लड़कियां हैं, वुमेन्स हैं, जिनका शादी के बाद सरनेम बदल जाता है। तो नाम हमेशा आपको आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट, हाई स्कूल के सर्टिफिकेट में आपका जो नाम और जो डेट ऑफ बर्थ लिखा जाता है वही हर जगह मान्य होता है। भले ही शादी के बाद आपका सरनेम बदल गया हो, आपको हाई स्कूल के मार्कशीट और सर्टिफिकेट के हिसाब से ही अपना नाम, फादर का नेम, मदर का नेम, स्पेलिंग भी वही, और डेट ऑफ बर्थ भी आपकी वही मानी जाती है, वैसे ही भरना है। अगर आपका आधार कार्ड में नया वाला नाम है नए सरनेम के साथ तो उससे कोई इशू नहीं होगा, लेकिन आपको हाई स्कूल के हिसाब से ही नाम भरना है। ये हो गई अपना नाम के बाद अपनी सारी डिटेल्स आप भर दीजिएगा। आपको आपके मदर फादर की सारी डिटेल, उनके इनकम, उसके बाद उनका ऑक्यूपेशन, उनकी नेशनैलिटी, उसके बाद वो यूपी के निवासी हैं कि नहीं ये, इसके बाद जो है उनका जन्म स्थान भी आपको भरना है। तो ये सारी चीज़ें अपने साथ पहले एक पेपर में लिख कर जाइएगा। इसके बाद आपको अपने सारी एकेडमिक डिटेल्स भर देनी है। उसमें भी ईयर वगैरह बहुत ध्यान से भरना है। मार्कशीट में 2 तरह के नंबर होते हैं, वो भी ध्यान देना है। अनुक्रमांक एक होता है एसआर नंबर, सीरियल नंबर। तो जो मांगा जाए वही देना है। अनुक्रमांक मांगा जाए तो रोल नंबर ही भरेंगे, और अगर आपसे सर्टिफिकेट नंबर मांगा जा रहा है तो वही जो आपका एसआर नंबर होता है वही सर्टिफिकेट नंबर होता है। सारी डिटेल्स भरने के बाद आपको जो है 2 लोगों का नंबर आपसे मांगा गया है जो आपके परिचित हों। उसमें आपको उनका नाम, उनका पूरा पता, उनका मोबाइल नंबर और उनका ईमेल एड्रेस भी देना है। तो इस नाम का क्या मायने है? इस नाम का मायने ये है कि कल को जब आपका सिलेक्शन होगा तो सिलेक्शन के बाद जो है इन लोग, जब पुलिस वेरिफिकेशन होता है फाइनल सिलेक्शन से पहले, एक पुलिस वेरिफिकेशन होता है जो कि मैंडेटरी होता है, उस समय इन लोगों को कॉल किया जाएगा और उनसे पूछा जाएगा कि क्या आप इन फला को जानते हैं या नहीं। तो इसमें जो ईमेल आईडी मांगी गई है, अगर आप किसी ऐसे, पहले तो कोशिश करें कि किसी ऐसे व्यक्ति का नंबर दें जो आपके बारे में सही जानकारी दे। इसके बाद जो है जो ईमेल आईडी मांगी गई है, अगर वो इतना टेक्नोलॉजी से अपडेटेड नहीं है, ईमेल वगैरह इतना फ्रिक्वेंटली नहीं चेक करते हैं, तो आप वहाँ पर अपनी ईमेल आईडी दे सकते हैं या फिर अपने किसी परिवार के सदस्य की ईमेल आईडी को आप दे सकते हैं। और मोबाइल नंबर वही दीजिएगा जिस पे कॉलिंग लग जाए, और इन 2 लोगों को आप सूचित भी करके रखिएगा कि कल ऐसी आपने यहाँ पर डिटेल्स दे रखी है इस फॉर्म में भरते समय। और अगर आपके पास आपसे संबंधित, मेरे से संबंधित कोई कॉल आती है तो आप जो है उनको पॉजिटिव रिस्पांस ही दीजिएगा। तो ये हो गया उन 2 लोगों का डिटेल्स की बात। आपके नंबर वगैरह सब हो गए, और सारी डिटेल एकदम सही भरिएगा। अब जो है बात आती है एड्रेस को लेकर। तो एड्रेस जो है 2 तरह के मांगे गए, एक आपका परमानेंट एड्रेस मांगा गया है, एक आपका मेलिंग एड्रेस मांगा गया है। अब एड्रेस का आगे चल के इम्पैक्ट ये होता है कि बहुत सारे अभ्यर्थी क्या करते हैं कि वो कोई भी रैंडम एड्रेस दे देते हैं, या जहाँ वो प्रेजेंट में रह रहे हैं वहाँ का दे देते हैं। जो आपका परमानेंट एड्रेस होता है वही आपको आयोग आपका उसको परमानेंट एड्रेस को ही आपका जो है होम डिस्ट्रिक्ट मान लेता है, और फिर आगे भविष्य में आपको होम डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग नहीं होती है। पीसीएस की पोस्टिंग में ये रूल होता है कि किसी भी अधिकारी को उसके होम डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग नहीं दी जाती है। तो आप सोच समझ के एड्रेस दीजिएगा। आप किसी ऐसे, जैसे लड़कियां हैं जो मैरिड हैं, वो अगर ससुराल साइड पोस्टिंग लेना चाहती हैं तो मायके का एड्रेस दे सकती हैं, या वाइसे वर्सा कर सकती है। इसी तरह आप पुरुष हैं और
आकलन कर लीजिए कि आपको कल को वहाँ पे पोस्टिंग नहीं मिलेगी, तो उसी हिसाब से आप वहाँ का एड्रेस दीजिएगा, एड्रेस एकदम सही दीजिएगा। इसके बाद जो है दूसरा एड्रेस जो है मेलिंग एड्रेस है, उससे आपका होम डिस्ट्रिक्ट मानने या ना मानने में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो आपका पत्र व्यवहार का पता है, कल को सिलेक्शन हो जाएगा तो विभाग आपसे कोई पत्राचार करेगा तो उसी पते पे किया जाएगा। तो इसके लिए जो है आप जहाँ प्रेजेंट में रह रहे हैं, चाहे वो किसी किराए का मकान हो, वहाँ का एड्रेस आप दे सकते हैं या फिर ऑफिस का एड्रेस दे सकते हैं। बहुत बार लोगों का जो है जिनका परमानेंट एड्रेस और मेलिंग एड्रेस सेम है वो क्या करें, तो सेम है तो आप दोनों में वही एड्रेस भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग पढ़ाई के चलते, नौकरी के चलते, शादी विवाह के चलते किसी अन्य स्थान पर शिफ्ट हो जाते हैं परमानेंट एड्रेस से अलग, तो वहाँ पर उनको मेलिंग एड्रेस देना होता है। अगर आपके दोनों एड्रेस वही हैं तो आप वही एड्रेस दे दीजिए। इसके बाद आपको जो है फॉर्म भरने के बाद आप किसी विशेष जाति के हैं और उसका दावा कर रहे हैं, चाहे वो EWS हो, OBC हो, SC हो, ST हो, तो उससे संबंधित कैटेगरी मेंशन करने के बाद उसको आपका सर्टिफिकेट भी अपलोड करना मैंडेटरी है। सारी डिटेल्स भरने के बाद आपको कौन कौन से जो है अपलोड करने हैं डॉक्यूमेंट्स, ये भी जो है लास्ट में लिस्टिंग आती है। तो उसमें आपके हाई स्कूल से लेके आपके ग्रेजुएशन तक के जितने भी मार्कशीट हैं वो मैंडेटरी हैं। रही बात डिग्री की, आप हाई स्कूल की मार्कशीट के साथ साथ उसका सर्टिफिकेट भी ज़रूर अपलोड करवा दीजिएगा। वैसे मैंडेटरी नहीं है लेकिन सर्टिफिकेट ज़रूरी होता है। इसी तरह इंटर का भी मार्कशीट के साथ सर्टिफिकेट अपलोड करवा दीजिए। ग्रेजुएशन के बाद तीनों जो आपके ईयर हैं, ग्रेजुएशन या आपका जितने भी साल का है उतने सभी ईयर्स की आपको मार्कशीट अपलोड करवानी है। इसके बाद आती है बात डिग्री की। तो डिग्री जो है वो ऑप्शनल है, लेकिन डिग्री अभी तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन जब आप इंटरव्यू में जाते हैं तो सबसे पहले आपसे डिग्री ही मांगी जाती है। तो आप कोशिश करिए, आपके पास डिग्री नहीं है तो प्रोविजनल डिग्री के लिए अप्लाई कर दीजिए। आजकल विश्वविद्यालयों में ऑनलाइन भी डिग्री अप्लाई करने की व्यवस्था है। नहीं तो आप परेशान मत होइए, अगर नहीं है आपके पास तो उसको मत लगाइए, लेकिन आप उसके लिए प्रयास चालू कर दीजिए, क्योंकि आपको टारगेट बनाना है कि जब आपको कल को इंटरव्यू में जाना होगा कुछ महीने बाद, उस समय आपके पास डिग्री होनी चाहिए। अगर आपके पास इंटरव्यू के समय तक डिग्री नहीं है तो फिर आपका जो है उसमें प्रोविज़नल में जब रिजल्ट आता है तो आपके नाम के आगे प्रोविज़नल लगा दिया जाता है। आयोग आपको समय देता है डिग्री जमा करने के लिए, लेकिन जब तक आप डिग्री नहीं देंगे तब तक आपके नाम के आगे प्रोविज़नल लिखा होगा और वहाँ पर आपको पूरी स्थायी डिग्री चाहिए होगी, प्रोविज़नल डिग्री नहीं चाहिए होगी। तो आपके जितने भी इस तरह के कोर्सेज हैं जिनमें डिग्री होती है, चाहे वो पीजी हो, चाहे ग्रेजुएशन हो या फिर बीएड हो या फिर कोई अन्य सब्जेक्ट हो, तो उसमें आपको अपनी डिग्री अपनी संबंधित यूनिवर्सिटी से अप्लाई करने का प्रोसेस शुरू कर देना है। इसके लिए अभ्यर्थी को स्वयं नहीं जाना होता है, आप किसी अन्य को भी भेज सकते हैं आपके फैमिली से, जो आपकी डिग्री आपको ला करके दे सकता है। तो कुल मिलाकर जो डिग्री है उसकी ज़रूरत आपको पड़ती है साक्षात्कार के समय, और साक्षात्कार के समय डिग्री मैंडेटरी होती है। अगर नहीं देंगे तो फिर आपके रिजल्ट के आगे प्रोविजनल लगता है, फिर आपको बार बार दौड़ दौड़ कर आयोग जाना होगा, आपकी डिग्री सबमिट होगी, तब जाके आपका फिर प्रोविजनल वहाँ से आपके नाम के आगे से हटता है। तो इन सब अनावश्यक परेशानियों से बचने के लिए सबसे सही रहेगा कि आप डिग्री के लिए अभी से अप्लाई करना शुरू कर दीजिए। अब एक जो आता है बहुत सारा क्वेरी कि एनओसी, तो एनओसी का मतलब होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तो एनओसी सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो किसी सरकारी सेवा में कार्य कर रहे हैं। मान लीजिए कि कोई प्राइमरी में टीचर है, कोई सहायक अध्यापक है या किसी अन्य विभाग में जो किसी सरकारी नौकरी में है, उन्हीं के लिए एनओसी का कॉन्सेप्ट है। जो किसी प्राइवेट नौकरी में है उनके लिए एनओसी ना अभी चाहिए ना इंटरव्यू के टाइम पे चाहिए, इसीलिए आपसे एनओसी से मतलब नहीं है। जो लोग सरकारी सेवा में हैं, कुछ लोगों की 2 या 3 नौकरियां हो जाती हैं, तो कुछ लोग क्या करते हैं, पुरानी नौकरी को मेंशन नहीं करते हैं। तो ऐसा नहीं करना है आपको। आपने जितनी भी नौकरी की है सरकारी, जब से जब तक की है, उसकी सही डिटेल्स आपको उसमें दे देनी चाहिए। आयोग से कुछ भी छिपाना आपको नहीं है। ये कल को फिर कोई चीज़ रिवील होती है तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है, इसीलिए सही जानकारी सारी आप अपनी नौकरी से संबंधित दे दीजिएगा, ग्रेड पे वेतन सहित।
इसके बाद जो है एनओसी। अब जो लोग नौकरी में हैं और उनके पास एनओसी नहीं है, तो एनओसी का मायने होता है कि आप ये एग्ज़ाम में अपेयर हो रहे हैं, आप प्रीलिम्स सेलेक्ट होकर के मेंस में बैठने जा रहे हैं, तो ये चीज़ आप अपने विभाग को आपने सूचित किया कि नहीं, इसका तात्पर्य होता है ये। तो एनओसी अगर आपके पास नहीं है और फॉर्म भरते समय आपको वहाँ पर लिख देना है इंटीमिटेटेड या फिर इन प्रोग्रेस, और फिर जिस तारीख को आपने अपने विभाग को सूचित किया, प्रार्थना पत्र दिया एनओसी के लिए और परीक्षा में बैठने की अनुमति लेने के लिए, उस टाइम वो डेट आप उसमें मेंशन कर सकते हो। एनओसी ऑप्शनल है अभी, लेकिन जैसा कि डिग्री में होता है कि साक्षात्कार के समय ये मैंडेटरी है, सबसे पहले आपसे डिग्री और एनओसी, यही दो चीज़ों की मांग वहाँ पे की जाती है। तो उस समय तक आपको एनओसी बनवा लेनी है अपने विभाग से पत्राचार करने के बाद। तो ये हो गए सारे डॉक्यूमेंट्स। अब अपलोड करना है सब चीज़ों को बहुत ध्यान से। पहले अपलोड ऑनलाइन नहीं हुआ करता था, हम सिर्फ बाई पोस्ट भेजते थे डॉक्यूमेंट, लेकिन अब जो है सारे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड भी करने हैं। कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट आपका छूटना नहीं चाहिए, इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब जो है बात आती है, एक क्वेश्चन है कि जो जाति प्रमाण पत्र है या जो ईडब्ल्यूएस है या जिस भी कैटेगरी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, वो कितने दिन का पुराना जाति प्रमाण पत्र होगा तो चल जाएगा। तो इसका नियम ये होता है कि कोई भी आपका प्रमाण पत्र है वो 6 माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास लेटेस्ट नहीं बना हुआ है, तो उसके लिए भी अभी आप बिल्कुल परेशान मत होइए। आपके पास जितने भी साल पुराना है, चाहे वो 3 साल पुराना हो, चाहे जितने भी साल पुराना हो, आप उसको अभी लगा दीजिए। और जब तक इंटरव्यू आपका पास में आएगा तब तक आप नया बनाने के लिए, रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर दीजिएगा। और उस समय फिर आप अगर 6 माह पुराना लेकर जाते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और अभी फ़िलहाल जो आपके पास है उसी को लगा दीजिए, उसी को अपलोड भी कर दीजिए और उसी को बाय पोस्ट भेज भी दीजिए, क्योंकि 24 तारीख लास्ट डेट है, लास्ट डेट तक इंतज़ार नहीं करना है। ये सारी चीज़ें भरने के बाद अब एक बात आती है निवास प्रमाण पत्र की। तो निवास प्रमाण पत्र वैसे तो अपलोड के समय मैंडेटरी नहीं है, लेकिन जब आप बाई पोस्ट भेजेंगे तो निवास प्रमाण पत्र भी भेज दीजिएगा, क्योंकि आपको आगे चलकर निवास प्रमाण पत्र तो देना ही होता है। जिनके पास नहीं है वो बनाने के लिए अप्लाई कर दीजिए। और जो लड़कियां हैं, जो मैरिड लड़कियां हैं जिनकी शादी हो गई है और शादी के बाद उनका रहने का स्थान बदल गया है, उनके लिए जो है जब साक्षात्कार में आप अपियर होते हैं तो आपको पिता पक्ष से ही अपना निवास प्रमाण पत्र बनाकर देना होता है। ससुराल पक्ष वाला, पति के साइड वाला आपका निवास प्रमाण पत्र नहीं लगता है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप अगर नहीं है आपके पास तो अभी अप्लाई कर दीजिए। पिता पक्ष से ही लड़कियों को प्रमाण पत्र अपने निवास का देना होता है। इसके बाद आपका जो OTR नंबर है और जो आपका उसका पासवर्ड है, इसको अपने पास कहीं लिख कर एक जगह हैंडी रखिए, बल्कि एक फ़ाइल बना लीजिए इन चीज़ों की। और आपको अपने टिप्स पे आपका OTR नंबर और आपका पासवर्ड होना चाहिए। जब आपका मेंस में सिलेक्शन हो जाएगा तो साक्षात्कार के टाइम पे भी आपको कुछ फॉर्म्स भरने होंगे, प्रेफरेंस वगैरह सीट पोस्ट का भरना होगा। अगर आपको पोस्ट की जानकारी नहीं है तो मेरे चैनल पे जितनी भी पोस्ट होती हैं UPPCS की, उन सभी का ग्रेड पे कितना वेतन मिलता है, क्या शैक्षिक योग्यता है, इस सब से संबंधित एक डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। इसके बाद सारे डॉक्यूमेंट भरने के बाद आप उस फॉर्म का अपना प्रिंट निकाल के रख लीजिए। तो सारे डॉक्यूमेंट भरने के बाद अपने पूरे फॉर्म का आप प्रिंट लगा के रख लीजिए, ताकि आपके पास ये रहे कि आपने क्या जानकारी दी है और क्या नहीं। और 2 कॉपी में प्रिंट लीजिएगा, एक कॉपी आपको अपने डॉक्यूमेंट के साथ आयोग को भेज देनी है बाई पोस्ट और एक आपको अपने पास रखनी है। फॉर्म भरने के बाद कुछ समय बाद, 1 दिन 2 दिन बाद, आप जो है वेबसाइट खोलकर आयोग की, उसमें लेफ्ट हैंड पे बार में आपको आता है व्यू एप्लीकेशन फॉर्म स्टेटस। अगर आपका कोई रिजेक्शन है, कोई ऑब्जेक्शन है, कुछ भी ऐसी आपत्ति है आयोग की तरफ से, तो आप उसमें वहाँ ज़रूर चेक कर लीजिए कि कोई आपत्ति तो नहीं आ रही है। इसके बाद सारा फॉर्म भरने के बाद, प्रिंट आउट निकालने के बाद, आपके जितने भी कागज़ हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, हाई स्कूल की मार्कशीट, हाई स्कूल का प्रमाण पत्र, इंटर की मार्कशीट, इंटर का प्रमाण पत्र, आपकी ग्रेजुएशन की 3 साल की मार्कशीट, डिग्री नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर प्रोविज़नल है तो प्रोविज़नल लगा दीजिए। इसके बाद आपकी और जितने भी PG की क्वालिफ़िकेशन है उन सब का मार्कशीट और प्रमाण पत्र। इसके बाद आपका निवास प्रमाण पत्र, जिस जाति के लिए दावा किया है उस जाति का प्रमाण पत्र, और जो है आपको अगर NOC है तो NOC, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं।
ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको स्टेपल कर लेने हैं और जो आप प्रिंट आउट निकालेंगे फॉर्म का, उसमें हर पेज पे आपको नीचे साइन करने के लिए दिया रहता है। आप उसमें साइन कर दीजिए, डेट डाल दीजिए और स्थान डाल दीजिए, और लास्ट में आप संलग्नकों की संख्या लिख दीजिए कि कितने आप जो है संलग्नक भेज रहे हैं साथ में गिनती करके। और एक पीले कलर का A4 साइज़ का एक लिफाफा आता है अंदर से लैमिनेट किया हुआ, उसमें सारे डॉक्यूमेंट को रख के उसको अच्छे से जो है गोंद से चिपका कर डॉक्यूमेंट्स को आपको भेजने हैं। आयोग का जो एड्रेस है, फॉर्म भरते समय ही कैफ़े वाले आपको उनसे बोलिएगा तो वो आयोग एड्रेस की स्लिप आपको निकाल के दे देंगे, जिसमें आपको आयोग का पता और नीचे आपका पता दिया होता है, और उसमें अपना मोबाइल नंबर ज़रूर लिख दीजिएगा। इसके बाद जो है उस लिफाफे के अंदर जिसमें आप डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं, आप 2 ब्राउन कलर के लिफाफे, छोटे पतले लिफाफे आते हैं, ब्राउन कलर के 2 लिफाफे, उसमें साधारण डाक टिकट लगा करके ज़रूर रख दीजिएगा, ताकि भविष्य में आयोग को आपसे कोई पत्राचार करना हो, मेडिकल के टाइम पे आयोग आपसे एक लेटर भेजता है, तो इस सब के लिए जो है पत्राचार के लिए आयोग को दिक्कत नहीं होगी और आपको वो उसी लिफाफे में पत्राचार आपसे हो जाएगा। उसमें अपना पता भी लिख दीजिएगा और उसमें डाक टिकट ज़रूर लगा दीजिएगा। तो ये सारी थी कुछ कॉमन क्वेश्चंस, कुछ क्वेरीज जो लोगों को थी यूपी पीसीएस 2024 के मेंस के फॉर्म्स भरने से संबंधित। तो ये सारी डिटेल अच्छे से आपको भर देनी है। उम्मीद करती हूँ आपके सारे डाउट क्लियर हो गए हैं। अगर फिर भी हो गए होंगे, अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी ज़रूर पोस्ट करें, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। और मेंस में शामिल होने वाले सभी अभ्यर्थियों को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आंसर राइटिंग करते रहिए। अगर आपने आंसर राइटिंग शुरू नहीं की है या आपको परेशानी है कि आंसर राइटिंग कैसे शुरू करें, तो मेरे चैनल पे इससे संबंधित वीडियोज़ हैं, उनको ज़रूर देखिए। सिलेबस PYQ से संबंधित वीडियो हैं, उनको ज़रूर देखिए। तो आप सभी को आगामी परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।